नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को झटका। कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में प्रक्रिया पर रोक लगाने से किया इनकार। आयोग को दी वोटर आईडी कार्ड, आधार और राशन कार्ड को भी स्वीकार करने की सलाह। महाराष्ट्र में उग्र वामपंथी विचारधारा से जुड़ी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने पेश किया विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक। सीएम फडणवीस ने इसे बताया शहरी नक्सलवाद पर कड़ा कानून, लेकिन लोकतांत्रिक संतुलन के साथ। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर। उत्तराखंड और हिमाचल में कई जगहों पर बारिश से नुकसान। मैदानी राज्यों में बारिश के बाद जल भराव से मुसीबत। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए जारी की 1066.80 करोड़ रुपए की मदद। टैरिफ को लेकर अमेरिका और ब्राजील के बीच ठनी। ट्रंप ने ठोका 50% टैरिफ। 1 अगस्त से लागू होगा नया शुल्क। ब्राजील की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बढ़ी मुश्किलें। मानवता के विरुद्ध अपराध मामले में आरोप तय। 2 वरिष्ठ अधिकारियों पर भी मुकदमा चलाने का निर्देश। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग को प्रक्रिया जारी रखने की बात कही है, लेकिन 1 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। कई दलों ने आयोग की इस कार्रवाई को चुनौती दी थी, जिसके बाद दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क आज सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखे। सुनवाई के दौरान अदालत ने कुछ सुझाव भी दिए तो ये स्पष्ट किया कि वोटर लिस्ट का जांच का काम आयोग का संवैधानिक दायित्व है। इस मामले पर अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को झटका लगा है। कोर्ट ने तमाम याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपने अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग को राहत देते हुए फिलहाल इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि मामले में 3 बिंदु अहम हैं। पहला, आयोग का मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि चुनाव आयोग अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकता सुनिश्चित करना चाहता है जो उनके अधिकारों के दायरे में नहीं आता। इस पर चुनाव आयोग के वकील की दलील थी कि याचिकाकर्ताओं के मुताबिक अगर आयोग को मतदाता सूची तैयार करने या उसमें सुधार का अधिकार नहीं है तो फिर किसी अन्य संस्था को स्थापित कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयोग की कोई मंशा नहीं है कि किसी मतदाता का नाम हटाया जाए। आयोग धर्म, जाति, क्षेत्र वगैरह के आधार पर वोटरों में भेद नहीं करता। ईसी के वकील ने याचिकाकर्ताओं की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनमें से कोई भी बिहार में वोटर नहीं है जो आयोग के निर्णय से प्रभावित हो। इस तरह की याचिका दायर करते रहते हैं। चुनाव आयोग के फैसले पर बीजेपी जहां विपक्ष को आईना दिखा रही है, वहीं विपक्ष का कहना है कि आयोग को सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए। देखिए, वोटर लिस्ट गहन पुनरीक्षण कई बार हुआ। आपका जमाना भी था। कांग्रेस जो आज कह रही है कि एसआईआर क्यों हो रहा है, उनके जमाने में हुआ ना, कई बार हुआ। अच्छा, उसमें इतने डॉक्यूमेंट दे दिए, 11 डॉक्यूमेंट है, कोई एक तो दे दो। इसमें दिक्कत क्या है? पता नहीं क्यों इसको एक मुद्दा बनाया कि एसआईआर किसी जाति, पार्टी या व्यक्ति का या किसी धर्म का चिन्हित करके किया जा रहा है। एक तरफ कहते हैं संविधान में विश्वास है, दूसरे तरफ संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। और अगर जो 100% मतदान हो, मतदाताओं की जागरूकता उत्पन्न हो, सबको वोटिंग में अधिकार मिले, कोई छूटे नहीं, ये जागरूकता में इनको आपत्ति क्यों है? Basically have given their view through that, because Aadhaar card, ration card, election ID card to be the part of the verification process in a democratic system. Therefore, I think Election Commission will go with that suggestion from the Supreme Court. Let us wait for that. गौरतलब है कि चुनाव आयोग बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण करा रहा है, जिसके खिलाफ कांग्रेस, टीएमसी, राजद, सीपीआईएम समेत कई विपक्षी पार्टियों ने याचिका दाखिल कर इस पर रोक लगाने की मांग की। हालांकि चुनाव आयोग ने याचिकाओं पर आपत्ति जताई और कहा कि चुनाव आयोग का सीधे मतदाताओं से रिलेशन है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में 11 दस्तावेज मांगे जाने की वजह बताई। आयोग के मुताबिक आधार कार्ड कभी भी नागरिकता का आधार नहीं हो सकता, ये केवल एक पहचान पत्र है।
आयोग ने यह भी कहा कि प्रक्रिया तेजी से चल रही है और 60% लोगों ने अब तक फॉर्म भर दिया है। अब तक आधे से अधिक फॉर्म को अपलोड भी कर दिया गया है। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बीजेपी ने पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा को बेहद सफल बताया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि दुनिया में भारत का सम्मान पीएम मोदी की अगुवाई में बढ़ा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पीएम मोदी को अब तक 27 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा चुका है, जो देश की जनता का सम्मान है। पीएम मोदी 17 देशों की संसद में संबोधन दे चुके हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में भारत की विदेश नीति सर्वव्यापक और सर्वसमावेशी बनी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी एक सुदीर्घ विदेश यात्रा करने के उपरांत आज वापस आए हैं। इस लंबी विदेश यात्रा में भारत ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। नंबर 1, आतंकवाद के विषय पर एक वैश्विक स्वीकार्यता प्रधानमंत्री जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित हुई, जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आतंकवाद वाले विषय के ऊपर न सिर्फ सर्वसम्मति के साथ भारत के पक्ष का अनुमोदन हुआ, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि आतंकवाद के पीड़ित और आतंकवाद के प्रायोजक को एक तराजू पर नहीं तौला जा सकता। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज झारखंड की राजधानी रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सेनाओं ने अपनी वीरता, सटीकता और जांबाजी का अनुभव पूरी दुनिया को कराया है और उनके साहस और पराक्रम के लिए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद सेनाओं की वीरता के लिए सर्वसम्मति से धन्यवाद प्रस्ताव पारित करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए भारत का आतंकवाद के अंत का मजबूत इरादा पूरी दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया है। अमित शाह ने आगे कहा कि पूरा पूर्वी भारत भक्ति, ज्ञान, संगीत, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्रांति की भूमि रहा है। मोदी सरकार में क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में 83% मुद्दों का समाधान इन बैठकों की सार्थकता को दर्शाता है। 2004 से 2014 के बीच क्षेत्रीय परिषदों की कुल 25 बैठकें हुईं। अमित शाह ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों पर जल्द से जल्द पूर्ण अमल की दिशा में पूर्वी राज्य और अधिक प्रयास करें। इस दौरान उन्होंने नक्सलवाद उन्मूलन के अपने संकल्प को एक बार फिर दोहराया और कहा कि नक्सलवाद के विरुद्ध सभी राज्यों की एकजुटता और सुरक्षा बलों की बहादुरी से अभूतपूर्व सफलता मिली है। 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करके रहेंगे। आज की बैठक में जलाशय से संबंधित काफी समय से लंबित जटिल मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। बिहार के विभाजन के समय से ही लंबित अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संपत्तियों और देनदारियों के बिहार और झारखंड राज्यों के बीच विभाजन से संबंधित मुद्दों पर भी गहन चर्चा हुई। शहरी नक्सलवाद पर सख्ती के लिए महाराष्ट्र सरकार ने विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में संशोधित सुरक्षा विधेयक पेश किया और कहा कि इससे राज्य में सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। विधेयक का मुख्य उद्देश्य राज्य में शहरी नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर गौर करें तो विधेयक का उद्देश्य उग्र वामपंथी विचारधारा से जुड़ी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकना है। ये सुनिश्चित होगा कि किसी भी राजनीतिक या सामाजिक संगठन पर इसका दुरुपयोग ना हो। और अब किसी संगठन को अवैध घोषित करने से पहले एक सलाहकार बोर्ड की सहमति अनिवार्य होगी। साथ ही साथ हाईकोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जिला न्यायाधीश और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, महानिरीक्षक शामिल होंगे। अब जांच अधिकारी का स्तर बढ़ाकर उप पुलिस अधीक्षक कर दिया गया है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाला यानी मुडा घोटाला मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने राज्यपाल द्वारा मुडा घोटाले की जांच की अनुमति पर आपत्ति पर चुनौती दी गई थी। हालांकि सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मामले में 4 सितंबर तक के लिए सुनवाई को टाल दिया। विदेश मंत्रालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने एक उच्च सरकारी अधिकारी की ओर से ग्लोबल साउथ के मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में की गई कुछ टिप्पणियों को देखा है। ये टिप्पणियां गैर जिम्मेदाराना हैं और निराशाजनक हैं। ऐसे बयान सरकारी अधिकारी को शोभा नहीं देते। भारत सरकार ऐसी अनुचित बयानबाजी से खुद को अलग करती है, जो मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों को कमजोर करती है। दिल्ली में गुरुवार को CII ITC बिजनेस अवार्ड दिए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि नेतृत्व में लैंगिक और जातिगत विविधता को बढ़ावा देकर उद्योग जगत को समावेशिता की एक शक्ति बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र को न केवल एक आर्थिक कर्ता के रूप में बल्कि भारत के भविष्य के सह निर्माता के रूप में भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एक विश्वसनीय भागीदार और अस्थिर विश्व में एक स्थिर आधार बनने की सही राह पर है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सतत विकास का वैश्विक 2030 एजेंडा भारत की भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता और भारत ने इस जिम्मेदारी को स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ स्वीकार किया है। उपराष्ट्रपति ने उद्योग जगत का नेतृत्व करने वालों का आह्वान करते हुए कहा कि भारत उद्देश्य के साथ समृद्धि, समावेश के साथ विकास और ईमानदारी के साथ नवाचार चाहता है। इस अवसर पर उन्होंने 4 स्तंभों गुणवत्ता, विश्वास, नवाचार और आधुनिक प्रासंगिकता के लिए पुनर्कल्पित प्राचीन ज्ञान पर ब्रांड इंडिया का निर्माण करने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्यमियों को पुरस्कार भी वितरित किए। Ethics, equity and excellence. We are not mercenaries. We don't stand for exploitation. We believe in positive unleashing of our energy to realize our dreams for the benefit of society at large. A truly developed nation is one where opportunity is not the privilege of the few, but the right of all. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुजरात के केवड़िया में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में हायर एजुकेशनल संस्थानों के 50 से अधिक कुलपति भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए इस उपायों पर विशेष रूप से चर्चा हुई। शिक्षा मंत्रालय द्वारा गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करना है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले दशक में भारत के हायर एजुकेशन इकोसिस्टम में मूलभूत बदलाव हुए हैं, जिससे ये फ्लेक्सिबल और इनोवेशन से भरा हुआ है। उन्होंने बताया कि इसी का परिणाम है कि कुल छात्र नामांकन 4.46 करोड़ तक पहुंच गया है, जो 2014-15 से 30% अधिक है। महिला नामांकन में भी 38% की बढ़ोतरी हुई है। शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पंच संकल्प की अवधारणा के बारे में भी बताया, जो विश्वविद्यालयों के गुरुकुलों में कुलपतियों के लिए दिशा निर्देश होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालयों को स्टूडेंट्स फर्स्ट नियम का पालन करना चाहिए। छात्रों को हमारे सभी सुधारों का केंद्र होना चाहिए, क्योंकि वो भविष्य के लिए हमारी राष्ट्रीय शक्ति का मूल हैं। उन्होंने कुलपतियों से ये सुनिश्चित करने को कहा कि भविष्य के लिए बनाए जा रहे संस्थान जहां कुशल और भविष्य को बढ़ावा देने के लिए तैयार कार्यबल और छात्र हों, उन्हें जॉब क्रिएटर्स, सामाजिक उद्यमी और इथिकल इनोवेटर्स बनने के लिए सशक्त बनाया जाए। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का ये सम्मेलन 2 दिन तक यानी 10 से 11 जुलाई तक चलेगा। जब हम 2047 की भारत की विरासत के ऊपर, संस्कृति के ऊपर हम डेवलप नेशन की परिकल्पना कर रहे हैं, मैं मानता हूं हमारे सामने सबसे जिम्मेवारी शिक्षा जगत को है। उसमें से उच्च शिक्षा जगत को उसको लीडरशिप देने की आवश्यकता है। पिछले 10 साल की 11 साल की समीक्षा करते हैं, आज हम लोगों की 30% इंक्रीज हुई है उच्च शिक्षा की पार्टिसिपेशन। हम 2035 तक इसको 50% तक पहुंचाएंगे।
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्य सरकारों से आह्वान किया है कि वो विकसित भारत के निर्माण के लिए केंद्र के साथ अपनी नीतियों का समन्वय करें। केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग में राज्यों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप का मसौदा जारी किया। इस अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और नीति आयोग सदस्य वीके सारस्वत मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ सरकारी फंड्स पर निर्भरता को कम करने की अपील की और निजी सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने पर जोर दिया। We have to have a change of mindset. The question is not 67% centrally funded and why not equivalently state funded. I would rather sound a little unorthodox, say why at all funded by the center or the state. You have to change this mindset. If you are thinking of a global role for yourself, most of these successful scientific ventures across the world do not depend on government. We have to integrate private sector as much as we can to the largest possible extent, and that's why this beautiful experiment Anusandhan National Research Foundation, which I'm sure is going to prove to be a better version of what we have across the world. And that also would be mandated to determine which kind of collaboration we, with whom, see from what sources. So let government become increasingly facilitated. केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के साथ भारत की मजबूत साझेदारी पर जोर दिया। वियना में आयोजित 9वें ओपेक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के दौरान उन्होंने भारत की ऊर्जा साझेदारियों को और मजबूत बनाने व देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के मकसद से कई अहम द्विपक्षीय और व्यावसायिक बैठकें की। केंद्रीय मंत्री ने 9वें ओपेक इंटरनेशनल सेमिनार में ओपेक महासचिव हैथम अल घैस से मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमने ओपेक के साथ भारत की मजबूत साझेदारी और ये सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा की कि ऑयल मार्केट संतुलित और पूर्वानुमानित रहें, ताकि विशेष रूप से हाल की भू राजनीतिक चुनौतियों के मद्देनज़र ग्रीन और अल्टरनेटिव एनर्जी को लेकर ग्लोबल ट्रांजिशन सुचारू रूप से हो सके। उन्होंने जनहित को ध्यान में रखकर ऊर्जा क्षेत्र में देश की उपलब्धियों को भी ओपेक के सदस्यों के समक्ष रेखांकित किया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में ICAR CIFA में राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस 2025 का उद्घाटन किया। राजीव रंजन सिंह ने कहा कि आज 3 योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें 17 क्लस्टर जारी किए गए हैं जो मछली के अलग अलग प्रजातियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हैं। दूसरा, देश भर में मछली पालन से जुड़े किसानों के प्रशिक्षण का कैलेंडर जारी किया गया है और तीसरा, किसानों को बेहतर बीज कैसे मिलें इसके प्रमाणीकरण के लिए एक दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। आज जो कार्यक्रम हुआ है नेशनल फिश फार्मर्स डे के में, उसमें तीन योजनाओं का आज शुभारंभ किया गया। एक तो 17 क्लस्टर जारी किया गया है। दूसरा, पूरे देश भर में जो फिश फार्मिंग से जुड़े फार्मर्स हैं, ICAR के 269 सेंटर्स पे पूरे देश के जो फिश फार्मिंग से जुड़े किसान हैं उनके प्रशिक्षण का कैलेंडर जारी हुआ है। उसके अलावा किसानों को बेहतर बीज कैसे मिले इसके सर्टिफिकेशन का भी आज गाइडलाइन जारी किया गया है। प्रसार भारती ने आज यानी 10 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता नकद प्रबंधन उत्पाद कैश मैनेजमेंट प्रोडक्ट CMP के कार्यान्वयन को लेकर हुआ है। इस MOU पर प्रसार भारती की ओर से अनिल श्रीवास्तव, अपर महानिदेशक बजट एवं लेखा ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी भी उपस्थित थे। CMP प्रणाली का उद्देश्य प्रसार भारती के सभी स्टेशनों पर वेतन वितरण, विक्रेता भुगतान और अन्य सरकारी लेन देन को डिजिटल और तेज बनाना है। इसके तहत भुगतान प्रक्रिया को NEFT और RTGS के माध्यम से सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे HDH, SFTP और वेब सेवाओं के जरिए किया जाएगा।
प्रसार भारती ने भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए एक MOU साइन किया है, जिसको इनको ये कैश मैनेजमेंट प्लान के नाम से बताते हैं। आशा करता हूँ इस MOU साइन करने के बाद जो पूरे भारतवर्ष में हमारे जो फील्ड स्टेशंस हैं उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग में और पेमेंट में ये प्रोडक्ट हमको बहुत मदद करेगा। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रसार भारती ने जो आज MOU साइन की है, उससे प्रसार भारती को आने वाले दिनों में अपने जो भी उनके डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं उसके लिए जो आज तक उन्हें मेहनत करनी पड़ती थी, रिकन्सिलिएशन में जो परेशानियां होती थी, वो सारी परेशानियां उनकी दूर हो जाएंगी। रियल टाइम बेसिस पर उनको सभी चीज़ का सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं पुनः प्रसार भारती को अपने स्टेट बैंक की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR ने एग्जिट एंगेजमेंट इवनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उत्तर भारत के अलग अलग विश्वविद्यालयों में 60 देशों के लगभग 400 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को पूर्व छात्र कार्ड दिए गए। कार्यक्रम में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की महानिदेशक नंदनी सिंगला ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की। कार्यक्रम में भारतीय विश्वविद्यालय संघ की महासचिव डॉक्टर पंकज मित्तल भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में विभिन्न देशों के छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्रति आभार जताया। ICCR की महानिदेशक नंदनी सिंगला ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत में पढ़ने वाले विदेशी छात्र दुनिया भर में भारत के दूत के रूप में पहचाने जाएंगे। 450 से अधिक फॉरेन स्टूडेंट्स को ICCR एलुमनाई सर्टिफिकेट्स देने जा रहे हैं और ये बच्चे हर तरह की पढ़ाई करके बाहर निकल रहे हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, डांस, म्यूज़िक, इंडियन लैंग्वेजेस। 7000 से अधिक बच्चे ICCR स्कॉलरशिप से पढ़ रहे हैं और 145 यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं पूरी भारत में। और ये बाहर जाके इंडिया के गुडविल एम्बेसडर्स बनते हैं, भारत का नाम रोशन करते हैं। उत्तराखंड के काशीपुर में कांवड़ मेले की तैयारी को लेकर अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने भी भाग लिया। इस दौरान कुमाऊं के मंडलायुक्त दीपक रावत ने कहा कि समन्वय बैठक का उद्देश्य कांवड़ियों के लिए सुव्यवस्थित, सुगम, शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करना है। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से 9 अगस्त तक प्रस्तावित है। कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंगियों, उपद्रवियों, आपराधिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जाए। दोनों प्रदेशों के अधिकारी फोन नंबर और ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान आपस में साझा करेंगे और संयमित होकर कार्य करेंगे। विरोधाभासी पोस्टर, बैनरों, गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाएगी। कांवड़ यात्रा के दौरान दोनों प्रदेशों के QRT टीमें भी तैनात रहेंगी। दीपक रावत ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर संवेदनशील और भड़काऊ पोस्ट ना करें ताकि धार्मिक सौहार्द बना रहे। स्टेट बैठक का आज यहाँ पे आयोजन किया गया। कैसे बेहतर व्यवस्था बनानी है, कैसे बेहतर एक कांवड़ मेला हम कर सकते हैं जिसमें कि सुविधाओं का ध्यान भी रखा जाए, ट्रैफिक किस तरह से आराम से चले उसका ध्यान रखा जाए, किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर की घटना ना हो। इन सभी विषयों पर चर्चा हुई और इस बात पे चर्चा हुई कि बेहतर कोऑर्डिनेशन जो हमेशा से रहा भी है हमारे बीच में वो ऐसे ही बना रहे, सूचनाओं का अच्छा आदान प्रदान हो, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हमारे ठीक हों। कहीं कुछ होता है तो इसको सबसे पहले कॉल आउट किया जाए, शेयर किया जाए और एक टीम के रूप में काम किया जाए। प्रथम स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत निस्तार भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ये पोत अत्यधिक विशिष्ट है और गहरे समुद्र में गोताखोरी और बचाव अभियान चला सकता है। उन्होंने बताया कि ये पोत गहरे पानी में बचाव कार्य करने वाली पनडुब्बी DSRV के लिए मदरशिप यानी मुख्य जहाज के रूप में भी काम करेगा ताकि पनडुब्बी से किसी आपात स्थिति में कर्मियों को बचाने और निकालने में मदद मिल सके। भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन द्वारा आयोजित भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह 2025 का 11वां संस्करण नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ।
कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए भविष्य में ऊर्जा संरक्षण पर जोर दिया। 8 से लेकर 10 जुलाई तक चले इस 3 दिवसीय सम्मेलन में 20 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों और 1000 से अधिक कंपनियों की भागीदारी रही। इस आयोजन का उद्देश्य ऊर्जा भंडारण, इलेक्ट्रिक वाहनों, ईवी और हरित हाइड्रोजन के क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना और 8000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश आकर्षित करना था। कार्यक्रम में सॉलिड स्टेट बैटरियां, लिथियम सल्फर सोडियम आयन और BRFV जैसी उभरती तकनीकों पर विशेष चर्चा की गई। IESW 2025 भारत को वैश्विक ऊर्जा भंडारण और विनिर्माण केंद्र के तौर पर स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी पुलिस छांगुर बाबा के खिलाफ एक्शन मोड में है। बाबा का धर्मांतरण रैकेट सामने आने के बाद प्रशासन ने उसके पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश ATS ने छांगुर बाबा और उसकी मुख्य सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को 7 दिन की रिमांड पर लिया है। उत्तर प्रदेश ADG कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि ये गिरोह पिछले 15 सालों से काम कर रहा है और धर्मांतरण करवा रहा है। जिन लोगों के खिलाफ सबूत हैं उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद उनके गिरोह के नेटवर्क, पैसों के लेन देन और उनकी अवैध संपत्तियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। गिरोह में मौजूद सभी लोगों की अवैध संपत्तियों को भी जब्त करने और ध्वस्त करने की प्रक्रिया की जाएगी। 5 जुलाई को छांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी ATS द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहां कार्य कर रहा था और इस दौरान इसने काफ़ी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराया। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट की शुरुआत हो चुकी है। ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे इस मुकाबले में पहले दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 4 विकेट गंवाकर 251 रन बना लिए हैं। मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत खराब रही। इंग्लैंड ने 13वें ओवर में अपने 2 विकेट गंवा दिए। इंग्लैंड को पहला झटका नीतीश रेड्डी ने दिया। उन्होंने बेन डकेट को अपना शिकार बनाया। डकेट 40 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड का दूसरा विकेट भी नीतीश रेड्डी ने ही लिया। उन्होंने जैक क्राउली को ऋषभ पंत के हाथों कैच कराया। इसके बाद टीम इंडिया को तीसरे विकेट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। हालांकि रविंद्र जडेजा ने 49वें ओवर में ओली पोप को आउट किया। ओली 104 गेंदों पर 44 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इंग्लैंड को चौथा झटका जसप्रीत बुमराह ने दिया। उन्होंने 172 के स्कोर पर हैरी ब्रूक को अपना निशाना बनाया। इस टेस्ट में टीम इंडिया में जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। वहीं इंग्लैंड टीम में तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की 4 साल बाद टेस्ट में वापसी हुई है। भारत ने लॉर्ड्स के मैदान पर 19 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से भारत ने 3 मुकाबले जीते हैं, 12 गंवाए और 4 मुकाबले ड्रॉ रहे। दोनों टीमों की नज़र लॉर्ड्स में जीत के साथ सीरीज में बढ़त बनाने पर है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।